Hello everyone, very good morning, namaste, sat shri akal, adab, radhe radhe to everyone who is live and welcome to EduTap Teaching परीक्षा। स्वागत है जी आपका इंग्लिश की क्लास में। as you already know कि बज गए हैं 9:30, ठीक है जी, और हम आ गए हैं बिल्कुल लाइव आपके पास। लाइव इन द सेंस कि दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है। तो आप जरूर इसको पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल सेशन है। और एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे आपकी क्लास होती है, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, राइट। ऑल्सो जिन्होंने कोर्स ले रखा है वो अपने डिस्कशन फोरम पे भी रिप्लाई हमें कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल अटेंटिव हैं और ध्यान से सेशन को सुन रहे हैं और आपको ठीक से आवाज भी आ रही है और बिल्कुल फोकस से आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल तैयार हैं आप। आज हमने करने हैं इंग्लिश पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि एग्जैक्ट जो हमारे प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हमने स्पेशली डिस्कस करने हैं आज की क्लास में, ठीक है। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये बहुत ही रिसेंटली आज प्रीवियस ईयर है, मतलब ज्यादा पुराने नहीं है, एक आधा साल ही पुराने हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो इस साल के ही एग्जाम में पूछे गए थे, यानी सीटेट का जो 2020 वाला एग्जाम हुआ था 31 जनवरी 2021 में, उसके भी कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाले हैं, ठीक है जी। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी और साथ में उसका आंसर हम एनालाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन। All right, so here we are going to start with first question, which is question 106. मैंने exact question पेपर में से उठाया है so that आपको बिल्कुल फील आए पेपर वाला कि पेपर में भी ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। A student of class 4th is having some problem in writing, ठीक है। फोर्थ क्लास के बच्चे को राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? डिस्फेसिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया। तो देखिए, जब भी आपने पढ़ा प्रॉब्लम इन राइटिंग, तो अब जो ग्राफ होता है वो कुछ इस काइंड सा होता है ना, ग्राफ, ये ग्राफ है तो मतलब ये कुछ राइटिंग में है ना। दिस इज ऑल ग्राफिक रिलेटेड टू राइटिंग। तो बिल्कुल आंखें बंद कर कर इसको याद कर लो मेरे प्यारे दोस्तों कि मतलब बहुत ही सिंपल है, प्रॉब्लम इन राइटिंग, और राइटिंग माने ग्राफ। तो आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल ना इधर देखना है ना उधर देखना है, ना दाएं ना बाएं, सीधा आपको प्रॉब्लम इन राइटिंग में क्या मार्क करना है? डिसग्राफिया, क्योंकि ग्राफिक, ग्राफ, इट्स ऑल रिलेटेड टू राइटिंग। क्लियर? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। अगर आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो क्वेश्चन अपने आप में ही क्लियर होगा, ठीक है जी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, राइट। दैट्स ग्रेट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? It specifies the rules which govern the arrangement of words into phrases, clauses and sentences. ठीक है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? जहां पे वर्ड्स का अरेंजमेंट किया जाता है फ्रेजेस में, क्लॉजेस में और सेंटेंसेस में। सिंटैक्स बोलते हैं, कोहेजन बोलते हैं, डिस्कोर्स बोलते हैं या सिमेंटिक्स बोलते हैं। बिल्कुल, मैं एक एक करके आपको इनके सबके मीनिंग बताऊंगी, घबराइएगा नहीं। कोहेजन का मतलब क्या होता है? कनेक्ट करना चीजों को, कनेक्टर्स होते हैं जैसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंड, कंजंक्शंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। डिस्कोर्स इज अ काइंड ऑफ अ लॉन्ग डायलॉग जिसको हम भाषण बोलते हैं, ठीक है। डिस्कोर्सेज दैट इज एक इंसान का कुछ लंबा चौड़ा सा व्यू पॉइंट, काइंड ऑफ भाषण, काइंड ऑफ। सिमेंटिक्स, व्हाट इज सिमेंटिक्स? सिमेंटिक्स इज लॉजिकल मीनिंग, मतलब किसी भी वर्ड का जब आप लॉजिकली उसके मीनिंग को कनेक्ट करते हो उसको क्या बोला जाता है जी? सिमेंटिक्स, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जो रूल्स को गवर्न करता है वर्ड्स के अरेंजमेंट को फ्रेजेस में, क्लॉजेस में, सेंटेंसेस में, उसको हम क्या बोलते हैं जी? सिंटैक्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। तो आपको देखो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर इनमें से कुछ भी आ गया, right? So answer is option number 1, that is syntax. And I'm repeating that all these questions are previous year questions. So आपको बहुत ध्यान से करने इन questions को, और question के through आपके टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एंड ये भी ख्याल रखना है कि यार सीटेट में क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उनको तो हमने बहुत ही अच्छे से पक्के कर लेना है, राइट। ऑलराइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। A teacher of class 6th has labeled the classroom objects such as blackboard,
door, window, fan, table, chair, etc. in different languages. Hindi, English, Urdu, Sanskrit, etc. Here the classroom as a whole. अब क्या है जी, 6th क्लास है और क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स को टीचर ने अलग अलग लैंग्वेजेस में लेबल किया हुआ है, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, संस्कृत में. तो ये किस टाइप का क्लासरूम है? क्या ये ऐसा क्लासरूम है जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे फोकस करता है, या ये ऐसा क्लासरूम है जो प्रमोट करता है जी बहुभाषिता को, दैट इज मल्टीलिंगुअलिज्म, राइट? या ये ऐसा क्लासरूम है जिसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा लर्निंग कराई जाती है, या ये ऐसा क्लासरूम है जहां पे बच्चे लैंग्वेजेस इतनी सारी हो गई हैं तो वो कंफ्यूज हो गए हैं? तो बताइए जी किस टाइप का क्लासरूम है जी ये? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था, याद है आपको? व्हाट इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बेसिकली क्या कहता है, हमने ये पहले भी किया था इफ यू रिमेम्बर, कि एग्जैक्टली 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब क्या है? सोचिए, याद है? सोचिए सोचिए, किया हुआ है हमने ये बहुत बार. व्हाट डज इट मीन? यार नाम से ही पता चल रहा है माय डियर लवली स्टूडेंट्स कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मतलब कि 3 लैंग्वेजेस जो है बेसिकली एक स्टूडेंट को आनी चाहिए, ठीक है? कि जैसे एक तो होगी उसकी फर्स्ट लैंग्वेज, उसकी मदर टंग, है ना? एक सेकेंड लैंग्वेज आनी चाहिए कोई ना कोई, जो भी फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है ना? या फिर किसी और स्टेट की भी हो सकती है, राइट? सो दिस इज बेसिकली अ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला. लेकिन अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस की बात नहीं हो रही, डिफरेंट लैंग्वेजेस लिखा हुआ है यहाँ पर. अगर आप ध्यान से देखेंगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, राइट? सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 2. इसको क्या बोलते हैं? मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिता. टीचर क्लास में जो रेगुलर लाइफ के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अलग अलग लैंग्वेजेस में इसलिए लेबल कर रही है ताकि ये बच्चों को हेल्प करे मल्टीलिंगुअल बनने में, ठीक है, बहुभाषी बनने में. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, राइट? इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं लिखा है कि मदर टंग है या टारगेट लैंग्वेज है, और कंफ्यूजन नहीं होगा. ये एक अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए भी बहुभाषी बनने की, ठीक है जी? ऑलराइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. The assessment process not only assesses students' learning but also assesses teachers' teaching process. This statement is. हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है कि जो असेसमेंट प्रोसेस है, असेसमेंट प्रोसेस मतलब जब टेस्ट लिया जाता है चीजों का, तो वो सिर्फ बच्चों को नहीं असेस करता कि बच्चों को कितना आता है, बल्कि वो ये भी असेस करता है कि टीचर का पढ़ाने का तरीका क्या है. जाहिर सी बात है यार. तो अब ये स्टेटमेंट पार्शली राइट है, बेसलेस है, फुली रॉन्ग है या फुली राइट है? अगर ध्यान से सोचेंगे तो बच्चा वही चीज पढ़ता है जो टीचर पढ़ाती है, तो बच्चा उसी चीज को टेस्ट में अच्छे से देगा जो टीचर ने सबसे पहले अच्छा पढ़ाया होगा और बच्चे को अच्छे से समझ में आया होगा, फिर बच्चे ने उसमें अपना एफर्ट भी डाला होगा, है ना? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई स्टूडेंट और टीचर दोनों का ही टेस्ट होता है एक तरीके से, असेसमेंट. सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फुली राइट. ठीक है, तो आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर 4. ऑलराइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. The language which is learnt from environment without any explicit teaching is. हाँ जी, जो लैंग्वेज को हम बेसिकली नेचुरली लर्न कर लेते हैं विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग, वो कौन सी लैंग्वेज होती है? व्हाट डज इट मीन? बताइए जी, क्या होगा इसका आंसर? एक्सप्लिसिट टीचिंग का मतलब आपको क्लियर है? वैसे ही बताइए मुझे पहले. सबसे पहले एक्सप्लिसिट टीचिंग का मतलब क्लियर होगा, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे. ठीक है, एक्सप्लिसिट टीचिंग होती है स्पष्ट शिक्षण, मतलब कि ऐसी लैंग्वेज जिसको मतलब ऐसे अलग से आपको पढ़ाना नहीं होता है बच्चे को. फॉर एग्जाम्पल, ये कहने की जरूरत नहीं है कि अगर मेहनत करोगे तो ही नंबर आएंगे, है ना? तो ये क्या है? इम्प्लिसिट बात है, ये कहने की जरूरत नहीं है हमें, इम्प्लिसिट है ये. तो जो चीज स्पेशली स्पष्ट करने की जरूरत होती है या अलग से बताने की जरूरत होती है, वो क्या होती है? एक्सप्लिसिट. लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं वो वाली लैंग्वेज जो एनवायरमेंट से हम लर्न कर सकते हैं बिना किसी एक्सप्लिसिट टीचिंग के, उसे क्या बोलते हैं? यानी जो कि इम्प्लिसिट है ना? थर्ड लैंग्वेज, स्कूल लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज? सोचिए. बिल्कुल सही. अगर किसी के माइंड में आ रहा है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज फर्स्ट लैंग्वेज, बिल्कुल सही जवाब है यार. जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, यानी जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, बेसिकली मदर टंग होती है, उसके लिए कुछ अलग से स्पष्टीकरण नहीं करना पड़ता. ठीक है, वो लैंग्वेज हमें नेचुरली हम अपने एनवायरमेंट से, अपने आसपास की चीजों से सीख जाते हैं. So it does not require anything explicit. So answer is option number 3, first language.
बाकी सारे लैंग्वेजेस, स्कूल लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, ये सब आपको एक प्रॉपर वे में सीखना पड़ता है। जैसे हम हिंदी तो घर पे ही सीख जाते हैं, राइट, हिंदी पंजाबी तो हम घर पे सीख जाते हैं, लेकिन इंग्लिश के रूल्स हम स्पेशली स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भी समझ नहीं आते हैं कई बार, है ना। सो बेसिकली आंसर इज फर्स्ट लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 3. All right, next question. A teacher is facing the problem of students' poor spelling. टीचर एक प्रॉब्लम फेस कर रही है बच्चे के साथ कि बच्चा जो स्पेलिंग है वो गलत लिखता है, ठीक है। फिर वो क्या करती है, शी लिस्टेड द प्रोबेबल कॉजेज फॉर इट, कि वो इसके प्रॉब्लम्स, मतलब जो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज ऑफ स्पेलिंग। टीचर क्या करती है, रीजंस लिखती है उसके, कि वाई, कि बच्चा स्पेलिंग्स क्यों गलत कर रहा है, ठीक है। एंड देन डिसाइडेड टू फ्रेम सम स्टेप्स टू ओवरकम इट, यानी सोल्यूशन लिखती है कुछ। तो ये क्या कर रही है टीचर, एक्शन रिसर्च कर रही है, कोई एक्शन ले रही है रिसर्च के साथ, अप्लाइड रिसर्च कर रही है, या बच्चे की स्पेलिंग इंप्रूव कर रही है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या कहते हैं इस पूरी टेक्निक को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, जो ऑप्शन नंबर 3, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं जी प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। क्यों कहते हैं इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि पहले टीचर को पता लग गया कि एक प्रॉब्लम है कि बच्चे की स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रही है। फिर टीचर उसके कुछ रीजंस लिखेगी कि अच्छा बच्चे को स्पेलिंग याद करने में प्रॉब्लम आती है ना, मेमोरी इशू है। फिर टीचर लिखेगी हो सकता है कि बच्चे को मतलब अंडरस्टैंडिंग में ही प्रॉब्लम आ रही हो स्पेलिंग की, या उसको वर्ड का स्ट्रक्चर समझ नहीं आता इसलिए वो स्पेलिंग की गलतियां करता है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स लिख देगी टीचर कि ये इश्यूज हो सकते हैं, और फिर सोचेगी कि इनको ठीक कैसे करना है। जैसे डिक्टेशन टेस्ट ले लिया, है ना, या वर्ड फॉर्मेशन सिखा दी बच्चे को, रूट वर्ड अप्रोच सिखा दी। जैसे अगर एक वर्ड है डिसऑनेस्ट, तो टीचर ऐसे बता सकती है कि बच्चे इसमें डिस प्रीफिक्स है और ऑनेस्ट क्या है, रूट वर्ड है, राइट। ये मेथड अप्लाई कर सकती है। तो पूरे के अंदर बेसिकली टीचर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है बच्चे की। सो दैट इज वाई इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. रीडिंग पिक्चर बुक मीन्स, छोटे बच्चों की अक्सर ऐसे आपने देखा होगा कि बुक्स के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, है ना। तो जब वो उसमें से स्टोरीज पढ़ते हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियां थी या कोई भी थी ना, उसमें बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स भी बनी होती हैं। तो अगर वो इनमें से कोई पिक्चर में से बुक्स में से कुछ रीड करते हैं तो इसका क्या मतलब है। पहला ऑप्शन देखते हैं, टू हेल्प लर्नर्स टू ड्रॉ नीट एंड कलरफुल पिक्चर्स, कि इससे बच्चे सुंदर सुंदर पिक्चर बनाना सीखते हैं इसलिए पिक्चर बुक में से रीड करना चाहिए। या फिर बच्चे को पिक्चर्स बहुत पसंद होती हैं तो उनको ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास लगती है। आगे देखते हैं, एक्सपोजिंग लर्नर्स टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ड्राइंग, कि बच्चा अलग अलग तरीके की ड्राइंग कर पाए इसलिए पिक्चर बुक रीड करते हैं। या फिर टू हेल्प लर्नर्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर्स। देखिए अब चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको सुंदर सुंदर ड्राइंग सिखानी है तो ड्राइंग की बुक मतलब मेरे को लगता है यूज करनी चाहिए, है ना। पिक्चर बुक में से रीडिंग कराने का तो कोई फायदा नहीं है, राइट। पहला ऑप्शन कहता है कि सुंदर सुंदर और साफ साफ पिक्चर बताना, तो ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इसके साथ हो पाए। कंफ्यूजन हो सकती है आपको ऑप्शन नंबर 2 में और 4 में, लेकिन अब इन दोनों में से आप कैसे चूज करेंगे करेक्ट आंसर को। चिल्ड्रन लव पिक्चर्स एंड इट विल बी अ फन लविंग क्लास, तो बच्चे अगेन ये ना आप ड्राइंग की क्लास में उनको करा सकते हो, इसमें रीडिंग का कोई काम नहीं है, आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि पिक्चर से बच्चे नो डाउट इंटरेस्टेड होते हैं, मोटिवेशन आता है उनमें, है ना, लेकिन इससे उनकी अंडरस्टैंडिंग और जो कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी है, चीजों को एनालाइज करने की एबिलिटी है, वो पिक्चर्स के द्वारा बढ़ जाती है। सो दैट इज माई आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4. तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सारे ऑप्शंस को आपको खुद से एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर आप पिक एंड चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, राइट। नेक्स्ट, before starting a new chapter from a textbook, a teacher should at first focus on. हाँ जी, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बुक में से टीचर को पहले किस पे फोकस करना चाहिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, रिलेटिंग द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर्स, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज उसके साथ चीजों को रिलेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो आज आपने उसको क्या सिखाया है, कैट। जब वो सेकेंड क्लास में हो जाएगा फिर आपको उसको सिखाओगे किटन।
तो जब आप उसको किटन सिखाओगे तो आप उसे रिलेट कराओगे कि बच्चे आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, इसे क्या बोलते हैं हम, कैट। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन द चैप्टर एंड डिफिकल्ट वर्ड्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही अगर टीचर डिफिकल्ट वर्ड्स और ग्रामर के स्ट्रक्चर पढ़ा देगी तो बच्चा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है जी। बैकग्राउंड सेटिंग ऑफ द स्टोरी, इट्स हिस्ट्री एक्सेट्रा, हो सकता है कि पहले कुछ बैकग्राउंड बताए, उसकी हिस्ट्री बताए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर की हिस्ट्री हो, हर चैप्टर का बैकग्राउंड हो, ये जरूरी नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा। वर्क प्रोफाइल ऑफ द पोएट और राइटर, जो कवि है या जो ऑथर है उसकी वर्क प्रोफाइल बताइए, तो आई थिंक रेलिवेंट ही नहीं है। तो सबसे रेलिवेंट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से लिंक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज वाई आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? तो कितना आसान क्वेश्चन। अगेन आप कंफ्यूज हो सकते थे 1 और 3 के अंदर, लेकिन 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक चैप्टर की पहले हिस्ट्री हो या कोई बैकग्राउंड हो, है ना। तो जितना ज्यादा प्रीवियस नॉलेज से बच्चे को रिलेट करेंगे उतना ज्यादा बच्चे जो है उसको अच्छे से समझ पाएंगे, उनकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी इंक्रीज होगी। राइट, सो आई होप आपको समझ में आ रहे हैं बहुत अच्छे से। तो भाई जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब तक ये जो क्वेश्चंस हैं जरूर पहुंचे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है जी, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टीचर आस्क्स लर्नर टू रीड अलाउड इन द इंग्लिश क्लास, दिस वे ऑफ रीडिंग विल। हाँ जी, एक होती है आपकी लाउड रीडिंग, ठीक है, क्लास में जैसे आप जोर से बोलकर पढ़ते हैं, दैट इज योर लाउड रीडिंग। जब आप लाइब्रेरी में मन में बैठकर पढ़ते हैं विदाउट योर लिप मूवमेंट्स, दैट इज योर साइलेंट रीडिंग। राइट, तो इससे क्या होगा, लाउड रीडिंग से जो बच्चा है वो फास्ट रीडर बन पाएगा, या इससे बच्चे को बच्चा जो है मतलब वो हेल्प करेगा टीचर को कि वो उसका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में कंप्लीट हो, या इससे एनेबल लर्नर्स टू डेवलप रीडिंग स्किल विद अंडरस्टैंडिंग, या फिर enable learners to read with the correct pronunciation using the punctuation marks। अब ऑप्शन 3 और 4 में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन नंबर 3 ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि लाउड रीडिंग से जब बोलकर आप चीजों को पढ़ते हो तो रीडिंग स्किल डेवलप होता है, पढ़ते पढ़ते आप चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हो। राइट, सो टेक्निकली आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर जो 4th है मुझे वो इसलिए रॉन्ग लग रहा है क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स को हम कभी भी रीड नहीं करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम रीडिंग करते हुए कभी भी कॉमा नहीं बोलते हैं, हाँ कॉमा देखकर हम पॉज जरूर कर लेते हैं, राइट, लेकिन वो एक इंटोनेशन का पार्ट है जिसको हम राइज एंड फॉल ऑफ पिच कहते हैं, कि कब आवाज ऊपर करनी है, कब नीचे करनी है, कब पॉजेस देने, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटोनेशन। सो हियर लाउड रीडिंग से ये फायदा होगा कि बच्चे की रीडिंग स्किल डेवलप होगी विद अंडरस्टैंडिंग। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Alright, ji, next question. A language teacher firstly asks students to introduce themselves to each other in the class. ठीक है? Then she asks them to introduce their friend to each other. This activity will help them to increase. वे बोल रहे हैं कि लैंग्वेज टीचर पहले बोलती है बच्चों को कि आपस में इंट्रोड्यूस करें, पहले खुद को इंट्रोड्यूस करें सॉरी, फिर एक दूसरे को आपस में इंट्रोड्यूस करें। तो इससे क्या होगा, दिस इज द केस ऑफ BICS, BICS, दैट इज बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब हम सोसाइटी में एक सोशल ग्रुप में आपस में इंटरैक्ट करते हैं, सोशल इंटरेक्शन करते हैं, तो वो किसके अंडर आता है आपका जी, बिक्स, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज BICS। राइट, नेक्स्ट क्या है जी, लिटरेचर शुड बी इंक्लूडेड इन लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज। लिटरेचर को क्लास में क्यों पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लिटरेचर पढ़ाने से बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज डेवलप होती हैं, या लिटरेचर पढ़ने से बच्चा जो है अलग अलग जॉनर्स, कल्चर और सोशल इश्यूज जो है उसमें जा पाता है, मतलब उसको समझ पाता है अलग अलग जगहों के सोशल इश्यूज को, कल्चर को, या इससे बच्चा लिटरेचर पढ़ने से राइटर बन जाता है, मतलब शेक्सपियर अगर कोई पढ़ रहा है तो वो शेक्सपियर बन सकता है, या इससे बच्चों को एक्सपोजर मिलता है अलग अलग ग्रामर के फॉर्म और स्ट्रक्चर को समझने का। ऑप्शन नंबर 2 और 4 में कंफ्यूजन हो सकती है आपको, ठीक है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि लिटरेचर पढ़ने से हम बहुत सारी चीजों की वैरायटी को पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है लिटरेचर के अंदर। ठीक है जी,
और उस जगह के अकॉर्डिंगली वहां का कल्चर, वहां की सोसाइटी, वहां का जॉनर सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. राइट. नेक्स्ट, a teacher makes her learners respond to her actions and speech only by bodily movements. What is this known as? टीचर क्या कर रही है, जैसे कुछ बोल रही है, फॉर एग्जाम्पल टीचर ने क्लास में बोला कैट, तो बच्चे ने साथ में ही साउंड निकाल दी कैट की. क्या साउंड होती है? मियाऊ. राइट. तो एक मूवमेंट दिया बच्चों ने, तो बच्चों ने एक रिस्पॉन्स दिया है. तो इस रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं? कम्युनिकेटिव अप्रोच, कि बच्चे कम्युनिकेट कर रहे हैं. देखो मियाऊ बोलने से कम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा है. राइट. प्लेवे मेथड, क्या ये एक गेम है? ऐसा भी नहीं है. या ये टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है, कि मतलब कोई टास्क दे दिया और बच्चे उसके हिसाब से लैंग्वेज को समझ रहे हैं. टास्क तो टीचर ने नहीं दिया है, टीचर बस कुछ बोल रही है और बच्चे एक अपनी बॉडीली मूवमेंट्स को शो कर रहे हैं. इसको बोलते हैं जी हम टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, दैट इज TPR. कि टीचर ने कुछ बोला और बच्चे ने साथ साथ ही उसकी बॉडीली मूवमेंट जो है वो शो कर दी, क्विकली एक रिस्पॉन्स दे दिया. सो दैट इज टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है. इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, students are memorizing the dialogues through drill and practice, and the teacher is correcting their pronunciation mistakes immediately. They are practicing the dialogues in chorus. The teacher is following which method? Audiolingual, communicative language teaching, direct method और natural method. देखिए, अब यहाँ पर आपको एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन जो मेन कीवर्ड्स इस क्वेश्चन के निकल कर आते हैं वो क्या आते हैं जी? मेमोराइजेशन, राइट, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ठीक है, और क्या आता है यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज, डायलॉग्स इन कोरस. कोरस मतलब जब आप ग्रुप में डायलॉग्स को रिपीट करते हैं, रेपिटेशन करते हैं बार बार, है ना, तो इंस्ट्रक्शंस को आप एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे टीचर की. तो ये कौन सा मेथड है? ये है जी आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड, ALM. इसको हम और क्या बोलते हैं जी? आर्मी मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में कम्युनिकेशन इज द मेन की. ठीक है. और डायरेक्ट मेथड वो होता है जहां पे आपका L1 और L2 सेम होता है. ठीक है, मतलब कि टारगेट लैंग्वेज में ही आपको पढ़ाया जाता है. लेकिन ऑडियो लिंगुअल मेथड और आर्मी मेथड वो मेथड है जहां पे आपको टीचर इंस्ट्रक्शन देता है और आपकी मिस्टेक्स को करेक्ट करता है और आप चीजों को मेमोराइज करते हैं थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस टेक्निक. सो हियर द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी. अगर सारे मेथड्स आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक द करेक्ट आंसर इन द एग्जाम. राइट. तो उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर कीवर्ड्स निकालकर ऑप्शंस को एनालाइज करना है. ठीक है. नेक्स्ट, the oral errors of the students can be best corrected if the teacher. जो बच्चा ओरली एरर करता है वो किस तरीके से करेक्ट हो सकती हैं? टीचर उन एरर को इग्नोर कर दे, क्योंकि बच्चे की जो लर्निंग है अगर टीचर बार बार टोकता है तो उससे खराब होती है. या वो बाकी स्टूडेंट्स को बोल दे कि जैसे बच्चे आपस में एक दूसरे की हेल्प कर दें. इसको क्या बोलते हैं? पीयर ट्यूटरिंग. पीयर ट्यूटरिंग मतलब पार्टनर पार्टनर, जैसे राम और श्याम पार्टनर्स है, तो जो राम है वो शाम की एरर्स को ठीक कर दे और शाम राम की को कर दे. बट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि राम और शाम को मतलब बराबर सा ही आता है, तो दोनों गलतियां करेंगे तो कैसे एरर करेक्ट करेंगे? एरर तो वो करेक्ट कर सकता है ना जिसको बच्चों से थोड़ा ज्यादा आता हो. राइट. करेक्ट्स एंड एरर्स डायरेक्टली आफ्टर द स्टूडेंट हैज मेड द एरर. बच्चे ने एक लाइन बोली और उसमें कुछ गलती कर दी तो आपने उसको साथ साथ टोक दिया. नो, क्योंकि ये भी नेगेटिव है. इससे बच्चा जो है डीमोटिवेट होगा कि यार मैं तो गलतियां ही बहुत करता हूं तो मैं तो बोलूंगा ही नहीं. नेक्स्ट, points out the error in general and lets the student try to correct himself first. अब ये क्या बोल रहे हैं कि जनरली आप एरर्स को पॉइंट आउट कर रहे हो बच्चे की, और आप बच्चे को मौका दे रहे हो, अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि वो अपने आप को सेल्फ करेक्ट करे. बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है. दिस इज द मोस्ट लॉजिकल एंड अप्रोप्रिएट आंसर, कि अगर बच्चा कुछ बोल रहा है आप उस टाइम पे उसको इन द मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशन नहीं टोकेंगे ताकि वो डिमोटिवेट ना हो. आप बाद में जनरली उसे बताएंगे कि उसकी ये गलतियां थी और बच्चे को मौका देंगे कि बच्चे ये गलतियां थी, आप इनको कैसे करेक्ट कर सकते हैं ये आप खुद सोचिए. राइट. सो आंसर टू दिस इज ऑप्शन नंबर 4. So this is a very healthy way of
करेक्टिंग द स्टूडेंट, बिकॉज इससे बच्चा जो है मोटिवेटेड रहता है और इतना ज्यादा डिस्करेज फील नहीं करता है, उसका मोरल डाउन नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट. As a pair activity, the teacher gives her learners almost the same pictures and asks them to find difference between the two students, ask each other questions to discover how the two pictures are different. This can be a. हाँ जी, अब टीचर क्या करती है, जैसे वो नहीं होता स्पॉट द डिफरेंस वाली, ये ना कॉमिक में आती होती थी, चंपक और इस तरीके से न्यूज़पेपर कॉमिक्स में आती होती थी कि जैसे दो पिक्चर्स हैं, लेट्स से कि यहाँ पे एक फ्लावर पॉट है, यहाँ पे सनलाइट आ रही है, यहाँ पे कुछ भी है, कोई बच्चा है. अब इस पिक्चर में भी ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम होगा, बट यहाँ पे ये बच्चा मिसिंग है. ठीक है, तो टीचर अब क्या बोल रही है यहाँ पे कि इन दोनों पिक्चर्स को देखो, एनालाइज करो. कुछ ग्रुप्स को दे देती है वो, ठीक है, दो स्टूडेंट्स के पेयर को दे देती है बेसिकली, और फिर बोलते हैं कि इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि आप एक दूसरे को क्वेश्चंस पूछो कि कैसे ये पिक्चर्स डिफरेंट है. तो इस टाइप की एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, क्लोज बेस्ड, क्रॉसवर्ड, ग्रामर या स्पीकिंग. देखिए बच्चे, क्लोज बेस्ड एक्टिविटी कौन सी होती है, क्लोज टेस्ट, वो तो फिलअप्स होते हैं, है ना. क्रॉसवर्ड होते हैं कुछ इस टाइप का, जैसे बी, ये देखो ये क्रॉसवर्ड होता है, तो आपको यहाँ पे ए फिल करना है, तो आपका आंसर बैट और कैट हो गया, है ना. ग्रामर एक्टिविटी तो नहीं है इसमें, कुछ ग्रामर से तो लेना देना नहीं है, तो क्या है ये, बिल्कुल सही, ये है जी आपकी स्पीकिंग एक्टिविटी. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4. इसमें बच्चा क्या कर रहा है, इसमें बच्चा चीजों को बोल के बता रहा है कि इस पिक्चर में ये डिफरेंस है और इसमें ये मिसिंग है और इसमें क्या है और क्या नहीं है. तो आंसर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही. तो चलिए गाइस, दैट इज द एंड ऑफ दिस सेशन. आई होप द सेशन वाज रियली हेल्पफुल टू यू. ठीक है, एंड पीडीएफ फाइल विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन एड्यूटैप सीटेड, दैट इज अ टेलीग्राम चैनल. वहां से आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, रिवीजन के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं. एंड सेशन को जरूर लाइक करिएगा, जरूर शेयर करिएगा, और जिनका फर्स्ट टाइम था सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको रोज नोटिफिकेशन आए जब भी क्लास हो. सो योर क्लास हैपेंस एट 9:30 AM in the morning from Monday to Friday. Right? Or in case of any doubts, you can call us at 8146207241, or you can mail us at hello@edutab.co.in. And those who have the course, you can drop your whatever doubt you have on the discussion forum. And since this is a recorded session, of comment section में भी लिख सकते हैं, I will get back to you. ठीक है जी? Thank you so much. Take care of yourself. God bless you. Wish you a very, very happy learning. Thank you.